सो स्टूडेंट्स, कल हमने स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप को डिस्कस किया था। इसमें कुछ पार्ट आपको समझाना था कि इसमें आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था कि जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मेन जो चीज़ थी इसमें log s इज इक्वल टू log c प्लस जेड log a। अब s से स्पीसीज रिचनेस था, a इज इक्वल टू हो गया एरिया, z हो गया आपका स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, यानी कि रिग्रेशन कॉफिशिएंट, और c हो गया आपका y इंटरसेप्ट, ठीक है। इसको आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं एरिया वाइज, ठीक है। ये log s स्केल हो गया, log s इक्वल टू z, ठीक है। हाइपरबोला में आ जाता है s इज इक्वल टू सी ए जेड, ठीक है। पहले आता है ये सी ए जेड, अब आप इसको log में निकालोगे तब यह फॉर्मूला बनता है। अब इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ z, ठीक है, जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट की वैल्यू है, ठीक है, वो कितने में आती है आपकी 0.1 से 0.2 के बीच में आती है ऑफ द टेक्सोनोमिक ग्रुप और रीजन, ठीक है। ये हर टेक्सोनोमिक ग्रुप और रीजन पे इम्प्लाई होगा, बेहतर चाहे वो आपका इट इज़ इन द प्लांट्स इन ब्रिटेन, बर्ड्स इन कैलिफोर्निया और मोलस्क इन न्यूयॉर्क स्टेट, द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन आर अमेजिंगली सिमिलर, ठीक है। तो जो स्लोप ऑफ लाइन है, ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है कि किसी स्पीसीज़ को आप देख रहे हैं, किसी पर्टिकुलर जोन पर जा रहे हैं, इस एक्सटेंट तक मिलती है, ठीक है, तो वो रिग्रेशन कॉफिशिएंट में आता है। तो ये जो वैल्यू लाई करती है मेनली 0.1 से 0.2 के बीच में लाई करती है। बट इफ़ यू एनालाइज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप अमंग वेरी लार्ज एरियाज, ठीक है, जब आप बड़े एरियाज में जाते हैं, कंटिनेंट्स में जाते हैं, ठीक है, महाद्वीप में जाते हैं हम, ठीक है, जब क्या होगा, फाइंड दैट द स्लोप ऑफ द लाइन इज मच स्टीपर, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टीपर ये लाइन देखने को मिलेगी, और इसकी जो रेंज होती है वो 0.6 टू 1.2, ठीक है। तो जो नॉर्मली लाई करेगा वो कितना है, 0.1 से 0.2, ये बात ध्यान में रखना। और कंटिनेंट की बात करेगा, बड़े लेवल की बात करेगा, तो 0.6 से 1.2 के बीच में है, ठीक है। कभी पूछ लेता है, जनरल पूछ लेगा आपसे, नंबर पूछ लेगा। सो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल क्या है इसका, फ्रूगीवोरस, ठीक है, जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं, एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कंटिनेंट्स, द स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15, ठीक है। तो व्हाट डू स्टीपर स्लोप मीन इन द कॉन्टेक्स्ट। अब आपसे ये बात कही गई है यहाँ पर कि जो स्टीपर स्लोप है इसका मतलब क्या है, ठीक है। स्टीपर स्लोप मतलब हो गया कि जैसे हमने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करी थी और टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करी थी, ठीक है, या रीजन कह सकते हैं। अगर हम टेम्परेट रीजन और ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो है आपका जेड जो होगा ज़्यादा स्टीपर होगा, क्योंकि जैसे जैसे एन इंक्रीज इन एरिया इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पीसीज, जैसे जैसे आप एरिया अपना एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, जिसका लॉग कहता है, वैसे वैसे नंबर ऑफ स्पीसीज ज़्यादा मिलेगी। अगर हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करेंगे टेम्परेट में कम मिलेगी, तो वहाँ पर जो स्लोप होगा वो कम स्टीपर होगा, ठीक है। कभी इसके रिगार्डिंग जो है केस स्टडी बेस्ड टाइप क्वेश्चन या थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि स्टीपर कहाँ होगा, जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। इंपॉर्टेंस देखते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी की इकोसिस्टम के लिए। सो डज द नंबर ऑफ स्पीसीज इन ए कम्युनिटी रियली मैटर्स टू द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कि जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी है, यानी कि अलग अलग तरह की जो स्पीसीज मिलती हैं किसी इकोसिस्टम में, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या महत्व है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ स्पीसीज है किसी कम्युनिटी में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी इकोसिस्टम की फंक्शनिंग में, ठीक है, ये आपको पता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में पूछा है, अब इस क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को जो आगे पैराग्राफ से मिलेंगे। सो दिस इज ए क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव अ डेफिनेटिव आंसर, हालांकि इसका कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है, ठीक है। फॉर मैनी डिकेड्स ecologists believe that communities with more species generally tend to be more stable than those with less species, ठीक है। कुछ दशकों तक जो है इकोलॉजिस्ट ये मानते थे कि जिस भी स्पीसीज़ की, ठीक है, जिस भी कम्युनिटी की, जिस समुदाय की स्पीसीज़ ज़्यादा हैं, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जिसकी कम स्पीसीज़ हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज स्टेबिलिटी फॉर ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी। अब बायोलॉजिकल कम्युनिटी की बात करें तो इसमें स्टेबिलिटी हम किसको कहेंगे, तो अ स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। पहला तो यही है
कि साल दर साल जो है उसकी प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी साल उनकी स्पीसीज नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, किसी साल बहुत ज़्यादा घट जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता। स्टेबल कह रहा है ना, स्टेबिलिटी आनी चाहिए, ठीक है। सो इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंस और रिजिलेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस। और दूसरी ये मेन चीज़ है, ठीक है। स्टेबल होने के लिए आप कहीं पर रह रहे हैं, किसी जगह पर रह रहे हैं, स्टेबल होने के लिए पहले क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो उसमें वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। दूसरा जो है आपका, आप जो भी इन्वायरमेंट के चेंजेस हैं या डिस्टर्बेंसेज हैं, जैसे कि नेचुरल हो चाहे मैन मेड हो, ठीक है। फ्लड वगैरह है तो वो नेचुरल में आ जाएगा, मैन मेड है जो डिफॉरेस्टेशन वगैरह है, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित नहीं होना होगा स्पीसीज़ को, तभी वो स्टेबल हो पाएगी। और थर्ड है, एंड इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज़, ठीक है। और जो है आपका जो एलियन स्पीसीज़ के द्वारा इन्वेजन करा जाता है, एलियन स्पीसीज़ मैंने आपको पहले बताया था, एलियन मीन्स हो गया फॉरेन, ठीक है, या फॉरेन स्पीसीज़, विदेशी स्पीसीज़ जो हमारे इंडिया की नहीं है, ठीक है। अगर इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कहीं और जगह से वो आई हुई हैं और यहाँ पर जो है खूब आपका अच्छे से ग्रो करती हैं। जैसे आपका मैंने एग्जांपल बताया था गाजर घास का, ठीक है, कैरेट ग्रास का, जो है पार्थेनियम का एग्जांपल बताया था कि वो जो है अनइंटेंशनली जो है वीट के साथ इंडिया में आए, ठीक है। और ये इन्वेसिव स्पीसीज़ या एलियन स्पीसीज़ करती क्या हैं, जिस स्थान में ग्रो करती हैं उसमें बहुत ज़्यादा वो ग्रो करती हैं और अदर स्पीसीज़ जो उससे छोटी होती हैं उनको वहाँ पर ग्रो नहीं करने देती, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है कि अगर किसी भी स्पीसीज़ को स्टेबल होना है तो इनको भी रेस्ट करना आना चाहिए, इनके होते हुए भी वो सर्वाइव कर जाए, इस तरह की स्पीसीज़ होनी चाहिए। सो वी डोंट नो हाउ दीज एट्रीब्यूट्स आर लिंक टू स्पीसीज रिचनेस इन ए कम्युनिटी, ठीक है। अब लेकिन हमें ये पता नहीं है कि ये जो एट्रीब्यूट्स बताए हैं वो कैसे किसी भी स्पीसीज़ के नंबर से, यानी कि स्पीसीज रिचनेस से किसी कम्युनिटी पे जो है लिंक्ड होते हैं। लेकिन जो डेविड टिलमैन है, ठीक है, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स प्रोवाइड सम टेंटेटिव आंसर्स, ठीक है। प्लॉट वगैरह मैंने बताया, आप जैसे किसी फॉरेस्ट में गए, वहाँ पर आपने 50x50 का एरिया का मार्क किया तो आपका एक प्लॉट हो गया। तो इस तरह का जो इकोलॉजी में काम है वो डेविड टिलमैन ने काफ़ी ज़्यादा किया, उनके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो उन्होंने क्या पाया कि टिलमैन फाउंड दैट प्लॉट्स विद मोर स्पीसीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास, ठीक है। टिलमैन ने ये देखा कि ऐसे प्लॉट जिनमें ज़्यादा स्पीसीज़ है, ठीक है, जैसे आपने एक प्लॉट यहाँ डाला, एक प्लॉट यहाँ डाला किसी फॉरेस्ट में, तो यहाँ पर जो स्पीसीज़ थी, ठीक है, ABC जो भी स्पीसीज़ थी, उनमें क्या था कि जिनका नंबर ज़्यादा था, ठीक है, ज़्यादा जिन में ज़्यादा था, तो उनमें वेरिएशन भी देखने को कम मिल रहा था उनके बायोमास में। ही ऑल्सो सो दैट एक्सपेरिमेंट इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी। तो जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी ही स्पीसीज़ की क्या होगी, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। So, although we may not understand completely how species richness contribute to well-being of an ecosystem, we know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health, but imperative for the very survival of the human race on this planet, ठीक है। हालांकि अभी भी हमें अपना ये आंसर कम्प्लीटली समझ में नहीं आया कि कैसे आपकी स्पीसीज रिचनेस जो है कंट्रीब्यूट करती है किसी भी इकोसिस्टम के वेलबींग के लिए, ठीक है। लेकिन हमें ये ज़रूर पता लग गया कि रिच बायोडाइवर्सिटी ही केवल इसेंशियल नहीं है, ठीक है, इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए, लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसके, हमारे सर्वाइव के लिए, ह्यूमन रेस के सर्वाइव के लिए इस प्लैनेट पे, अर्थ पे। So at a time when we are losing species at an alarming pace, one might ask, does it really matter to us if a few species become extinct, ठीक है। अगर इस तरह से हम स्पीसीज़ को खोते रहें तो क्या एक समय ऐसा आ सकता है जब हमारी जो कुछ स्पीसीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएं, विलुप्त हो जाएं, बिल्कुल। सो वुड वेस्टर्न घाट्स इकोसिस्टम बी लेस फंक्शनल इफ वन ऑफ इट्स ट्री फ्रॉग स्पीसीज इज लॉस्ट फॉर एवर? हाउ इज अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड? ठीक है, से इंस्टेड ऑफ 20,000 वी हैव ओनली 50,000 स्पीसीज ऑफ आंट्स ऑन अर्थ, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है कि जैसे अगर वेस्टर्न घाट की बात कर रहा है, वेस्टर्न घाट के इकोसिस्टम क्या कम फंक्शनल हो जाएगा अगर वहाँ से एक ट्री फ्रॉग की स्पीसीज खत्म हो जाए, ठीक है। ट्री फ्रॉग मतलब जो ट्रीज में फ्रॉग होते हैं, ठीक है, अगर उसकी स्पीसीज जो आपकी खत्म हो जाए तो क्या पूरे वेस्टर्न घाट की फंक्शनलिटी पे कहीं कोई फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अब देखना, इससे रिलेटेड बहुत अच्छी हाइपोथेसिस आने वाली है, उसको समझोगे तो तुम्हारे बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा चीज़, ठीक है। तो हमारी क्वालिटी की लाइफ अफेक्टेड हो जाएगी, ठीक है, अगर 20,000 के अलावा जो है केवल 50,000 जो है स्पीसीज आंट के अंतर में रह जाए। तो आप डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो अकेले
आंट्स की ही 20,000 स्पीसीज़ मिलती हैं टोटल अर्थ में। तो इनका कहने का मतलब ये है कि क्या हमारे इकोसिस्टम को कोई फ़र्क पड़ेगा अगर ये 20,000 स्पीसीज़ में से 15,000 ही आंट्स रह जाएँ, चींटियाँ रह जाएँ। तो इसको देखोगे, अब इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नो डायरेक्ट आंसर्स टू सच नेव क्वेश्चंस, बट वी कैन डेवलप अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव थ्रू एन एनालॉगी द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है ये बहुत ज़्यादा, इसको अच्छे से देख लेना, इसको ध्यान में रखना। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, इसको कभी एक्सप्लेन करने के लिए पूछ देते हैं सीधे, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस है क्या। अभी आपके माइंड में जो क्वेश्चन चलना चाहिए इस रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस से पहले, कि क्या किसी भी स्पीसीज़ के एक्सटिंक्ट होने से, ठीक है, मान लो किसी जगह पे 50,000 स्पीसीज़ मिल रही हैं, वहाँ पर से क्या अगर 2,000 स्पीसीज़ गायब हो जाएं, एक्सटिंक्ट हो जाएं, तो क्या इकोसिस्टम को कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं। या 10,000 गायब हो जाएं, 50 में से 25 हो जाएं, 1000 गायब हो जाएं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसको आंसर के लिए जो है एक रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दी गई, ठीक है। ये दी गई पॉल एहरलिख के द्वारा। कभी क्वेश्चन आ जाता है किसने दी थी, पॉल एहरलिख, ठीक है। ये स्टैनफोर्ड के जो है इकोलॉजिस्ट थे। अब इन्होंने क्या कहा आपको, अगर हम एक एरोप्लेन को, जो हवाई जहाज है, उसको इकोसिस्टम माने, ठीक है, बहुत अच्छी हाइपोथेसिस है, उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अगर एयरप्लेन की बात करें, ठीक है, इकोसिस्टम इसको हम माने, सारे पार्ट्स किससे जॉइंट होते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो आपके सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, अगर हम इकोसिस्टम को एयरप्लेन माने और उसके सारे पार्ट क्या हुए, एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसमें थाउजेंड्स रिवेट्स हैं, यानी कि स्पीसीज़ हैं, ठीक है। यानी कि उसके जो पुर्जे हैं, आपको पता हो कि एक हवाई जहाज बनाया या जहाज बनाया तो क्या उसमें कुछ क्या होंगे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट होंगे जिनसे जुड़ के वो बना है ना, ठीक है। तो इसको मान के चलो इकोसिस्टम है और स्पीसीज़ उसमें हज़ारों, ठीक है। इन एवरी पैसेंजर, ठीक है, इफ़ एवरी पैसेंजर ट्रेवलिंग इन इट स्टार्ट popping a rivet to take home, causing a species to become extinct. It may not affect flight safety, proper function of ecosystem initially, but as more and more rivets are removed, the plane become dangerously weak over a period of time. अब सिंपल सा है कि उस प्लेन में से, ठीक है, अगर जो भी पैसेंजर उस पर बैठ रहा है, इकोसिस्टम में कोई भी पैसेंजर बैठ रहा है, यानी कि बात करें उस एयरप्लेन में कोई भी पैसेंजर बैठ रहा है, मान लो उसने जो है एक सीट है, एक सीट में से एक कील निकाल ली, ठीक है, तो क्या एक हवाई जहाज के उड़ने में या हवाई जहाज में कहीं पे कोई फ़र्क पड़ेगा, उस पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर मान लो कि किसी ने दूसरी कील निकाल ली, दूसरा भोजन निकाली, कोई एक सीट ले गया, ठीक है, तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लो एक एक स्पीसीज़ उससे एक्सटिंक्ट हो रही है, जैसे जैसे एक एक रिवेट्स वहाँ से गायब हो रहा है, ठीक है। पहले तो नहीं होगा कोई, लेकिन धीरे धीरे करके देखो कि एक एक पुर्जा हर कोई निकाल के जा रहा है, जो भी आ रहा है हर एक चीज़ निकाल रहा है वहाँ से। तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा, आपका एयरप्लेन जो है वो डेंसली वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सो फर्दर मोर विच रिवेट्स इज रिमूव्ड मे ऑल्सो बी क्रिटिकल, ठीक है। अब मान लो किसी ने क्या है एक सीट का कील निकाल दिया, अब किसी ने क्या हो गया कि मतलब जो जहाज़ का इंजन है वही निकाल दिया, तो क्या हो गया, ठीक है, उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंपल है, लॉस ऑफ कि किस तरह का रिवेट जो है रिमूव किया गया है, ये भी इसेंशियल होता है समझना। So, loss of rivets on the wings, key species that drive a major ecosystem function, is obviously a major serious threat to flight safety than loss of a few rivets on the seats or windows inside the plane. तो सिंपल सा है, आपने प्लेन की कोई विंडो को निकाल लिया, ठीक है, या उसके सीट निकाल लिया, उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जो उसके मेन फ्लाइट विंग्स होती हैं, ठीक है, जिससे वो उड़ता है, ठीक है, उसके जो पंख हैं उसको निकाल दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा जो है वो वीक हो जाएगा। तो इसी विंग्स को क्या कहा गया, की स्पीसीज़, इनको कहा जाता है की स्टोन स्पीसीज़, ठीक है, जो मेजर रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में। इनकी संख्या भले ही कम होती है, ठीक है, पंख भले ही 2 ही होते हैं जहाज के, लेकिन ये क्या करते हैं, इनका जो फंक्शनिंग है इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। की स्टोन स्पीसीज़ तुम बाद में पढ़ोगे, अभी समझ लो कि मेन स्पीसीज़ होते हैं एक तरह से, ये समझ लो, ठीक है। तो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या कह रही है आपसे, ये समझा रही है कि कुछ स्पीसीज़ के एक्सटिंक्ट होने से, ठीक है, पूरे इकोसिस्टम को उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कौन से स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो रही है वो ज़रूर क्रूशियल होता है, ठीक है। और आपका ये समझना है
ठीक है। अगर धीरे धीरे फिर इकोसिस्टम में इसी तरह से हर स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो जाए तो इसका मतलब ये है कि हर स्पीसीज़ का कुछ ना कुछ क्या होता है, इम्पोर्टेंस ज़रूर होता है। ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंट रिवेट-पॉपर हाइपोथेसिस। अब इसमें देखोगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि कुछ आपसे पूछ लेते हैं इसमें क्या कॉजेज़ हैं, लॉस ऑफ डाइवर्सिटी के क्या कारण है, इस तरह से जो है डिटेल में क्वेश्चन आ सकता है अगर इजी पेपर हो तो। ठीक है, वैसे इतना इजी आता नहीं आजकल, लेकिन फिर भी उसमें डायरेक्ट जो है क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी आप देख लीजिएगा कि अब जब हम डाउटफुल हैं कि कोई स्पीसीज़ अगर एडिड हो, ठीक है, स्पेसिसन के थ्रू नई स्पीसीज़ कोई हो, अर्थ ट्रेजरी ऑफ द स्पीसीज, देयर इज़ नो डाउट अबाउट द continuing losses. ठीक है, the biological wealth of our planet has been declining rapidly and the accusing finger is clearly pointing to human activities. अब जो हमारा बायोलॉजिकल वेल्थ है, हमारे जो प्लेनेट है अर्थ का, वो क्या हो रहा है, लगातार घटता जा रहा है, जितनी भी बायोलॉजिकल वेल्थ है। अब जो सीधी सीधी उंगली जो उसका अक्यूज़ है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं। जो colonization है, ठीक है, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स बाय ह्यूमन इज सेड टू हैव लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड्स। देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है, जैसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल में जो है आपका बहुत ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, लेकिन ट्रॉपिकल एरियाज़ में, ठीक है, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो है ह्यूमंस का क्या हो रहा है, कॉलोनाइजेशन हो रहा है, यानी कि ह्यूमंस वहाँ पर रह रहे हैं, कॉलोनीज बन रही हैं, वहाँ पर घर बन रहे हैं, तो ह्यूमंस रहना स्टार्ट कर रहे हैं उन आइलैंड में। तो और आजकल आपने सुना भी होगा कि किसी ने ये आइलैंड खरीद लिया, किसी ने वो आइलैंड खरीद लिया, तो क्या होता है, उसी से अभी तक 2000 स्पीसीज जो है नेटिव बर्ड्स की, वो क्या हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। द IUCN रेड लिस्ट 2004 डॉक्यूमेंट्स एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीसीज इंक्लूडिंग 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट्स इन द लास्ट 500 ईयर्स। ठीक है, डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पर नंबर्स की बात होती है, कंपटीशन एग्जाम में कहीं से नंबर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जब कॉलोनाइजेशन हो रहा है ट्रॉपिकल एरियाज में, तो 2000 जो स्पीसीज़ हैं वो बर्ड्स की एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, और IUCN ने 2004 में एक लिस्ट निकाली थी जिसमें 784 टोटल स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं, 87 प्लांट्स हैं। ठीक है, ये जो है पिछले 500 सालों में। सो सम एग्जांपल ऑफ रिसेंट एक्सटिंक्शन इंक्लूड द डोडो का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, मॉरिशस से ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, कगस अफ्रीका से, थाइलसिन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से, स्टिलर सी काव रशिया से, एंड 3 सब स्पीसीज बाली, जवान, कैस्पियन ऑफ टाइगर। ठीक है, टाइगर तो बहुत ही विलुप्त के कगार में ही है। ठीक है, एक्सटिंक्ट होने के उसमें अभी कुछ उसके लिए तभी टाइगर प्रोजेक्ट वगैरह जो है स्टार्ट किया गया था इंडिया में भी। ठीक है, तो ये स्पीसीज जो हैं अभी तक एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अब लास्ट 20 ईयर्स की बात करें तो डिसअपीयरेंस ऑफ 27 स्पीसीज़ का हो चुका है। अगर आप केयरफुल एनालिसिस करें रिकॉर्ड्स का, तो जो एक्सटिंक्शन है, ठीक है, वो किस में हो रहा है, ये रैंडम नहीं है, अचानक से नहीं हो रहा है। सम ग्रुप्स लाइक एम्फीबियंस अपीयर टू बी मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन। ये क्वेश्चन बना था एग्जाम में, नीट में बना था कि अभी जो इस समय पे सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल है, ठीक है, वल्नरेबल मतलब होता है कि जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, ठीक है, एक्सटिंक्ट होने के, उनको बोला जाता है वल्नरेबल, यानी कि जो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं आने वाले समय में। ठीक है, तो वो क्या है, आपके एम्फीबियंस बहुत ज़्यादा जो है वल्नरेबल हैं। एडिंग टू द ग्रिम सिनेरियो ऑफ एक्सटिंक्शन इज द फैक्ट दैट मोर देन 15,500 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो 15,500 स्पीसीज जो है एक्सटिंक्शन की कगार में है। प्रेजेंटली जो है अभी के समय बात करें, 12% ऑफ ऑल बर्ड्स स्पीसीज, 23% ऑफ मैमल्स, 32% ऑफ ऑल एम्फीबियंस स्पीसीज एंड 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म स्पीसीज इन द वर्ल्ड फेस टू थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। जैसे मैंने अभी बताया तुम्हें कि सबसे ज़्यादा किसको है, एम्फीबियन को खतरा है, तो 32% जो है एम्फीबियन स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट होने का थ्रेट पे है, यानी कि उनको एक्सटिंक्ट होने का खतरा है। ठीक है।